दोस्तों आज से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और नया टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि आपने अभी तक के जो अगर 11th 12th स्कूल लेवल पे जो आपने पढ़े हो, क्या पढ़े थे? पार्टनरशिप का स्टार्टिंग, यानी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होता है, फिर उसमें किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है। अब हम डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो ये डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म को बंद कर देना, समाप्त कर देना, क्लोज कर देना, वाइंड अप कर देना। तो ये फर्म क्यों बंद किया जाता है? फर्म बंद किया जाता है बहुत सारे रीजन की वजह से। सबसे पहला रीजन हो सकता है पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट, यानी कि अग्रीमेंट जितना बनाया गया था जिस टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड खत्म हो गया हो। दूसरा, फर्म जो है हैवी लॉसेस से गुजर रही हो, फर्म को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा हो। कोई सिचुएशन ऐसा आ सकता है जब कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब फर्म लॉस में जा रही है, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या फिर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इस तरह का सिचुएशन है। और भी कोर्ट के थ्रू नोटिस दिया जा सकता है। अगर आपका बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट के खिलाफ है, किसी ने कंप्लेन किया, तो उस केस में भी आपका फर्म जो है क्लोज करना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारे रीजन है फर्म को क्लोज करने का। कंपलसरी डिसोल्यूशन, चाहे वो कोर्ट के थ्रू नोटिस दिया जाए, आपका लॉस हो जाए, बिजनेस लॉस में जा रही हो, तो फर्म क्लोज करना पड़ जाता है। अब फर्म क्लोज करना पड़ता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है? जब पूरे साल जब हमने बिजनेस किया तो पूरे साल ट्रांजैक्शन के हमने एंट्री ऑलरेडी सीख चुके हैं। जब फर्म को क्लोज किया जाता है तो उसकी भी अकाउंटिंग की जाती है। उसकी अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे? उसके लिए हमारे पास सबसे पहले बैलेंस शीट अवेलेबल होगा, क्योंकि अभी तक के बिजनेस हमने कंटिन्यू कर रहे थे, तो अब फर्म क्लोज कर रहे हैं तो हमारे पास एक अवेलेबल बैलेंस शीट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो बैलेंस शीट के हेल्प से हमको ये फर्म को क्लोज करना है। और फर्म में क्या होगा? फर्म में एसेट्स होगा, फर्म के पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी होगी, एसेट्स को बेचना है और जो भी फर्म की लायबिलिटी है उसको पे करना है। जब भी डिसोल्यूशन फर्म को क्लोज करोगे तो जो भी फर्म के पार्टनर है, ओनर है, उनमें उनका हिस्सा बांट दोगे, वो चले जाएंगे अपने अपने घर। ठीक है, तो अकाउंटिंग आपको मालूम है कि हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलूं तो वसूली खाता। नाम से ही पता चल रहा है वसूली, वसूली भाई का नाम सुने होंगे आपने। बैलेंस शीट को खत्म करना है सबसे पहला, क्योंकि जब फर्म खत्म हो रही है तो फर्म को खत्म करने से पहले आपको बैलेंस शीट एक प्रकार से आपका फर्म है, तो बैलेंस शीट आपको खत्म करना है। बैलेंस शीट में आपके जितने भी एसेट्स है उसके गले में फोर सेल का हार लगाओ और उसको बेचने के लिए कहां पे लेके आ जाओ? रियलाइजेशन एक वो अकाउंट है जिसमें सारे के सारे एसेट्स को यहां ट्रांसफर करेंगे और उसको बेचेंगे, सारे के सारे लायबिलिटी को यहां ट्रांसफर करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे सारे के सारे एसेट्स लाएंगे। अब मन में ख्याल आ रहा होगा स्टार्टिंग में अभी ही कि जर्नल एंट्री भी इसमें बनाया जाता है। सर जर्नल एंट्री आप पहले बताइए। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आप लेजर सीख लीजिए। अगर आप ये रियलाइजेशन अकाउंट सीख लेते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप किसी भी तरह के डिसोल्यूशन के क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये लेजर आता है तो जर्नल एंट्री आप आसानी से पास कर सकते हैं। पहले अगर मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा तो वो रटने वाली बात हो जाएगी, तो पहले आप ये समझ लीजिए, इसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, ये जो डिसोल्यूशन मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, डिसोल्यूशन का ये फर्स्ट लेक्चर है और अभी और 9 लेक्चर होगा। और ये सारे के सारे लेक्चर जो है वो बीकॉम ऑनर्स, आपका सीए में सीएस, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना असाइनमेंट सेट किया है डिसोल्यूशन के। और इस असाइनमेंट में जो है वो आपका 21 क्वेश्चन है और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं ही सोल्व कराऊंगा और यहीं पे सोल्व कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा दूंगा उसी के जैसा 1-2 क्वेश्चन होंगे तो उसको मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं शो कर पा रहा है, नहीं देख पा रहे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है पार्थ शिक्षा के नाम से, आप वहां पे भी जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। मेरा जितने भी नोट्स, असाइनमेंट, वीडियो जो भी होगा, कोई भी वीडियो या फिर असाइनमेंट का एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होगा, आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले एसेट्स को खत्म करना है, बैलेंस शीट को। तो ऑल एसेट्स यहां पे लेके आ जाइए, ऑल सन्ड्री एसेट्स। और ऑल सन्ड्री एसेट्स तो आएगा, पर 3 एसेट्स को छोड़ के, वो 3 एसेट्स जिसको नहीं बेचा जा सकता है। और वो 3 एसेट्स होता है एक्सेप्ट में आपका आ गया, सबसे पहला होता है कैश, दूसरा होता है बैंक एंड थर्ड होता है फिक्टिशियस एसेट्स। इन 3 एसेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो यहां आ जाएगा। ये 3 एसेट्स, कैश आपको मालूम है कि कैश को बेचा नहीं है, ऑलरेडी कैश है। बैंक भी ऑलरेडी बैंक है, इसको बेच नहीं सकते हो। और फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होता है जो बिक ही नहीं सकता, वो बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो वो लॉस क्या क्या हो सकता है? वो लॉस हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, ऐसा कोई भी लॉस जिसको आप सेल नहीं, यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स एक लॉस है, ठीक है। और ये लॉस कहां पे जाएगा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तब सीख लेंगे। तो ये तीनों, इसका मतलब यहां पे इन 3 एसेट्स के अलावा जो भी एसेट्स हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, सारे के सारे यहां पर आएंगे। बस इतना काम सबसे पहले आपको खत्म करना है कि बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को यहां ले आना है, इन 3 को छोड़ के। अब लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहां से भी सारे के सारे यहां पे लायबिलिटी आ जाएगा बाय ऑल सन्ड्री लायबिलिटी, ऑल सन्ड्री लायबिलिटी एक्सेप्ट, यहां भी एक्सेप्ट में यहां से यहां सारे के सारे लायबिलिटी लाएंगे 3 को छोड़ के। कौन सा 3 को छोड़ के? सबसे पहला है पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा है आपका पार्टनर्स लोन और तीसरा है फ्री रिजर्व। यानी कि अगर ये लायबिलिटी सारी, ये 3 चीज को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है सब यहां पोस्ट करेंगे। ये 3 क्या है? आपको मालूम है कि लायबिलिटी 2 तरह का होता है, एक इंटरनल, एक्सटर्नल। लायबिलिटी का मतलब क्या है? वो जो फर्म को पे करना है, यानी अगर मैं फर्म हूं तो मुझे जो फ्यूचर में पे करना है वो लायबिलिटी है। और फर्म पता है 2 लोगों को पे करना होता है, यानी फर्म 2 लोगों से उधार लेती है, एक ओनर से, और ओनर से जो पैसा लेती है उसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल। ये तीनों के तीनों जो पार्ट है वो आपका इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट है, और इंटरनल लायबिलिटी जो ओनर से रिलेटेड है। और जो बाहर वाले से जो हम पैसा लेते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इसका मतलब मैं यूं कहूं कि सारे के सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी को यहां पे पोस्ट करना है, इंटरनल लायबिलिटी को नहीं। तो ये खेल भी खत्म हो गया, हमने बैलेंस शीट को खत्म कर दिया। अच्छा, अब हमने यहाँ जो एसेट्स लाया है, ये तो सिर्फ यहाँ लाया है, उसको बेचोगे ना तो बेचने की एंट्री उसके अपोजिट साइड में होगी बाय बैंक अकाउंट। क्या होगा? बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखोगे? एसेट्स सोल्ड। कई बार ऐसा होता है कि इसमें से कोई एसेट्स पार्टनर कहता है कि ये एसेट्स तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दो, मुझसे पैसा ले लेना। तो मुझसे पैसा ले लेना, तो जो पार्टनर टेक कर लेगा एसेट्स तो उसका नाम लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, यानी कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो कैपिटल की जगह लिख देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद वैसे ही लायबिलिटी का जब पेमेंट करोगे तो 2 लिखोगे यहाँ पे बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। कैश और बैंक में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, कुछ ना लिखा हो तो आप बैंक लिखेंगे। अगर आपका कैश बैलेंस है तो कैश लिखोगे, बैंक है तो बैंक लिखोगे, कैश बैंक दोनों है तो सिर्फ बैंक लिखोगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा बैंक लिखने के लिए। ओके, तो ये जितने लायबिलिटी यहाँ पोस्ट किए हो यहाँ पे उसका पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू लायबिलिटी, ये आपका हो गया। वैसे ही कोई लायबिलिटी पार्टनर कहता है कि भाई ये लायबिलिटी ना, ये मेरा दुश्मन है, इसको तो मैं अपने हाथों से पेमेंट करूंगा, तो मैं पेमेंट कर देता हूं, मुझे पैसा दे देना। कौन कहता है? पार्टनर। तो ठीक है, अगर कोई पार्टनर टेक कर लेता है लायबिलिटी तो लिख देंगे
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर से सेम, अगर कोई पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड है तो इसकी जगह कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये आपका क्लोज हो गया है, ये खत्म हो गया, बस इतना सा ही खेल है। हाँ, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो आपने बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड किया था, अचानक से मिल गया फर्म को क्लोज करते समय, तो इस तरह का कोई भी एसेट्स अगर होता है तो उसको डायरेक्टली बेचने की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, बेचने की एंट्री करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सोल्ड करने का, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई पार्टनर ले लेता है तो सेम एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये क्या है, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। ओके, और वैसे ही अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी जो आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किए थे और उसका अचानक से पेमेंट करना पड़ जाएगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा, आपके लिए घाटा है ना, तो पेमेंट करोगे पैसा जाएगा, तो टू क्या लिखोगे, बैंक या कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। ये अगर यही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर टेक कर लेता है तो सेम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये किस चीज के लिए था, ये था आपका लायबिलिटी टेक करने के लिए, और ये जो था ये एसेट्स टेक करने के लिए था, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। अब देखिए रिलेशन में आप एसेट्स बेच के क्रेडिट साइड पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड आ रहा है, इसका मतलब ये मेरे लिए फायदा है। ये एक प्रकार से उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड सारे के सारे इनकम लिखते थे, डेबिट साइड सारे के सारे खर्चे लिखते थे ना, सेम टू सेम यहाँ भी है। बट सेम का मतलब ये नहीं कि वो सेम ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है वैसा ही, इसका ट्रीटमेंट बस अलग है, सेंस वही है। जैसे कि यहाँ पे एसेट्स की मैंने पोस्टिंग किया, यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटी का, और प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट्स और लायबिलिटी का पोस्टिंग नहीं, सिर्फ नॉमिनल नेचर का आता है, तो वो अलग बात है। बस मैंने सेंस बताया है कि क्रेडिट साइड का मतलब फायदा इनकम, और डेबिट साइड का मतलब आपके खर्चे घाटे। जब भी कोई चीज समझ में ना आए एडजस्टमेंट में कि ये क्या चीज है, नया नया कुछ दिखाई दे, तो बस इतना समझने की कोशिश करना है कि वो आपके लिए फायदा का चीज है या घाटा का। अगर फायदा का है तो क्रेडिट साइड लिख दो, और अगर घाटे का है तो डेबिट साइड में लिख दो, बस खेल खत्म। क्रेडिट साइड का ज्यादा है, डेबिट कम है, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ये आपका कंप्लीट हो गया है। क्रेडिट साइड का ज्यादा होने पे आपका अगर प्रॉफिट आता है तो या तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट। करंट में कब जाएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट में कम है तो लॉस है, और लॉस या तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट। करंट में कब जाएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड है। तो ये तो सिंपल था। अब बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे सीखा कि यहाँ से यहाँ तीन चीज को छोड़ के सारे लायबिलिटी पोस्ट करते हैं। तो कैपिटल, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। अगर पार्टनर्स लोन है तो वो पार्टनर्स लोन अकाउंट बना लेंगे, या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व एक प्रकार से पार्टनर का कैपिटल का ही एक पार्ट होता है, पार्टनर से रिलेटेड है, इसीलिए फ्री रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा मैंने अलग से लिख दिया है। तो फ्री रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड या रिजर्व लिखा सकता है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी लायबिलिटी, यानी कि अगर कोई कंटीजेंसी, वो कंटीजेंसी का मतलब होता है फ्यूचर में वो अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके लिए मैं एक रिजर्व बनाता हूं। और रिजर्व का मतलब प्रॉफिट में से एक पार्ट निकाल के गुल्लक में रख देना, वो मेरा रिजर्व है। तो ये सारा का सारा पार्ट जो है ना प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है जो कि गुल्लक में डाला हुआ है। फर्म क्लोज कर रहे हैं, तो जब फर्म क्लोज कर रहे हैं गुल्लक में पैसा डाले हो, कहां से, प्रॉफिट से निकाल के। और प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है, पार्टनर का, तो पार्टनर में बांट दो ना। तो इसीलिए जितने फ्री रिजर्व है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खेल खत्म। अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस भी अगर लायबिलिटी साइड दे रखा है तो करंट अकाउंट बना लेंगे, यानी कि कैपिटल हो, करंट अकाउंट हो, उन सबका अलग अकाउंट बनाना होगा। ओके, फ्री रिजर्व कंप्लीट। अब है कुछ स्पेसिफिक रिजर्व। ये स्पेसिफिक रिजर्व को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजना है जैसे कि आपने फ्री रिजर्व में भेजे हो। तो इसका करना क्या है
क्या क्या होता है स्पेसिफिक रिजर्व में? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, यानी कि पार्टनरशिप में जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक बनाई जाती है, वो हो गया। रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड बोलिए या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिजर्व या फंड बोलिए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोलिए। ये सारे के सारे स्पेसिफिक रिजर्व है, यानी कि इसका रिजर्व जो बनाया गया वो इसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, दूसरे कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो इन सारे स्पेसिफिक रिजर्व को आपको रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर यहीं पे पोस्ट करना है, यानी यहां से यहां आपको लेकर आना है, सिर्फ लेकर आना है। जरा देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। स्पेसिफिक रिजर्व को रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सिर्फ पोस्ट करना, इनकी पेमेंट नहीं होगी। कमाल की बात है, मतलब यहां से सारे के सारे स्पेसिफिक रिजर्व यहां पे आएंगे, पर जैसे कि मैंने लायबिलिटी क्रेडिटर हो गया, उसका पेमेंट का एंट्री देखिए मैंने डेबिट साइड में लिखा है, पर इन स्पेसिफिक रिजर्व को सिर्फ यहां पे पोस्ट कर देना, चिपका देना, बस खेल खत्म। आगे चलते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये आपको अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर दिखता है, प्रोविडेंट फंड होता है, तो ये प्रोविडेंट फंड जो है, ये फंड देख के आप इसको स्पेसिफिक या फ्री रिजर्व समझने की गलती नहीं करना है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑलवेज एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, जैसे कि एक प्रकार से क्रेडिटर या बैंक लोन है। तो जैसे आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी का ट्रीटमेंट सीखा कि यहाँ पोस्ट भी करना है, पेमेंट भी करना है, वैसे ही इसको पोस्ट भी करना है और पेमेंट भी करना है। यही इसीलिए मैंने लिख दिया इट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पोस्ट करो, डेबिट साइड पेमेंट करो। अच्छा, if question is silent regarding the payment of any external liability, in such case you have to pay at book value। अगर किसी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो, तो आपको क्या करना है? आपको ईमानदार बनना है और पेमेंट करना है, बस इतना सा ही खेल है। कितना पेमेंट करना है? जितना रुपए आपने बैलेंस शीट में शो कर रखा था, पोस्ट कर रखे थे, उतने ही अमाउंट आपको पे कर देना है, बस इतना सा ही खेल है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो था आपका सिर्फ एक ट्रेलर, जो कि आपको डिसोल्यूशन के समय में बैलेंस शीट दिया होगा, उस बैलेंस शीट को खत्म करने का हमने प्रोसेस सीखा। अब हम दो क्वेश्चन आज करते हैं अपने असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से है, और इन्हीं दोनों जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपको आज मैं होमवर्क देने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो 1 करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2016। लायबिलिटी दे रखा है, एसेट्स दे रखा है। लायबिलिटी में देखिए ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, एस लोन है, मिसिज एस लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। और एसेट साइड में क्या दे रखा है? गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, बिल रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। मैंने बताया जैसे कि आपको जो बैलेंस शीट दिया रहेगा डिसोल्यूशन के समय में, सबसे पहले उस बैलेंस शीट को खत्म करना है, और सबसे पहले अगर उस बैलेंस शीट को खत्म करना है तो खत्म करने के लिए आपने क्या सीखा था? क्या? हु हा, यही करना है। मतलब यहां जो लायबिलिटी होगा उसको इधर करना है, एसेट्स वाले को इधर करना है, क्रॉस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लायबिलिटी साइड की ही बात कर लेते हैं। बाई लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज, और ये सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या क्या है? कैपिटल, कैपिटल दे रखा है, मैंने बताया था 3 को छोड़ के। 3 क्या था? पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का लोन और फ्री रिजर्व। तो कैपिटल इसका मतलब कहां जाएगा? कैपिटल जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी। ये दोनों का 80-80 हजार रुपए कैपिटल है। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। अभी मैंने बताया जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस फ्री रिजर्व का पार्ट है, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पर जाएगा बाई जनरल रिजर्व और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
किस रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। क्या इस पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है? क्वेश्चन में नहीं दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है तो हम क्या मानते हैं? इक्वल। तो इक्वल यानी कि जनरल रिजर्व है आपका क्वेश्चन में 6000 रुपए, तो दोनों में 3000 रुपए चला जाएगा। और जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपए है, तो दोनों में कितना कितना जाएगा? 1000 रुपए और 1000 रुपए। तो ये चला गया। ए का लोन, ए कौन है? पार्टनर है। पार्टनर का लोन कहां पे जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। या तो फिर आप अलग से पार्टनर का लोन अकाउंट बना लेंगे। यहां पार्टनर बी है तो 20 लोन अकाउंट अगर आप बनाएंगे, लोन लायबिलिटी होता है, उसका बैलेंस बीडी किधर जाएगा? आपका क्रेडिट साइड में होगा। और बी का लोन कितने रुपए है? 40,000 रुपए है। सॉरी, बी का नहीं, ए का। ये ए का लोन है, पार्टनर ए का लोन है 40,000 रुपए। तो ये 40,000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो पेमेंट करना पड़ेगा तो टू बैंक अकाउंट। कितना रुपए पेमेंट करना होगा? जितना पार्टनर से आपने लिए हो। तो ये दोनों साइड बराबर। ये कहां से आया? बैलेंसिंग फिगर। आपने सुने होंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कोई भी लायबिलिटी पेमेंट करने का एंट्री क्या करते हो? लायबिलिटी पेमेंट। लायबिलिटी जब LIC इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगा? एस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री होगी? एस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम ए का लोन अकाउंट बना रहे तो ए के लोन में डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में टू बैंक लिख दिए। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय एस लोन। तो आपको करना क्या है? सीधा सीधा जब भी कोई पार्टनर का लोन होगा तो आप बैंक या कैश अकाउंट जो बना रहे होंगे उसमें क्रेडिट साइड लिख दीजिए। लॉजिक आपको मालूम चल गया है। नेक्स्ट है आपका मिसिज एस लोन। मिसिज, यहाँ पे पार्टनर ए और बी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वाइफ भी पार्टनर है, तो उसकी वाइफ जो है वो इस तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो एक्सटर्नल है। वाइफ का फर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे पोस्ट भी होगा और पेमेंट भी होगा। मिसिज एस लोन कितना रुपए का है? मिसिज ए लोन आपका 80,000 रुपए। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर यहीं पे आएगा। क्रेडिटर सीधा सीधा आप लिख दीजिए 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल 60,000 रुपए। अगला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है आपका 11,200 रुपए। और आपका है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज 44,800। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि आप डेटर में से देखिए एसेट साइड में माइनस किया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना रुपए माइनस किया हुआ? 8,000 रुपए। कमाल है। तो ये हमने लायबिलिटी साइड को खत्म कर लिया है। अब इसमें एक सवाल है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मैंने बताया था और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बताया था। ये दोनों जो है वो स्पेसिफिक रिजर्व होता है जो कि सिर्फ यहाँ पे पोस्ट करेंगे, इनकी डेबिट साइड में पेमेंट नहीं होगी। मैंने स्टार लगा दिया है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज्यादा होने से जो लॉस हो सकता था फ्यूचर में, उससे बचने के लिए हम ये रिजर्व या फंड बनाते थे। डाउटफुल डेट्स भी आपको मालूम ही होगा। तो ये एक प्रकार से जो होता है वो पार्टनर के लिए इनकम ही है और ये फ्री रिजर्व की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। बस इतना है कि फ्री रिजर्व को डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं और इसको हम इनडायरेक्टली भेजते हैं। आप सोच के देखिए कि बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है। अगर मैं इसको लिख दूं तो ये मेरे लिए क्रेडिट साइड मैंने लिखा तो मेरे लिए इनकम है, और अगर बाकी कुछ नहीं है तो ये बैलेंस शीट फिगर यहाँ पे प्रॉफिट आएगा और ये प्रॉफिट दोबारा से कहाँ? कैपिटल अकाउंट में ही तो ट्रांसफर होगा ना। तो ये जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। बस खेल खत्म हो गया है लायबिलिटी साइड का। अब हम बात कर लेते हैं एसेट साइड का, और ये एसेट साइड में सबसे पहले आपका लिखा हुआ गुडविल। तो गुडविल है, बिल्डिंग है, तो आप यहाँ हेडिंग क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स। लिखते जाइए अमाउंट देख देख के, सारा का सारा अमाउंट लिख देना है बस देख के, गुडविल, और बाकी सारे एसेट्स लिख देना है। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपए। एसेट साइड में हम यहाँ से यहाँ सारे के सारे एसेट्स लाते हैं। कौन से एसेट्स को छोड़ के?
तीन एसेट्स को छोड़ के, कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स। इस क्वेश्चन में देखिए कैश एट बैंक एक साथ दे रखा है 52,000, तो कैश एट बैंक आपका 52,000 बैंक में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, और ये आपका बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी आपका 52,000 आ गया कैश बैंक। और तीसरा होता है फिक्टिशियस एसेट्स, जो कि सबसे लास्ट में है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मतलब लॉस। तो जब आएगा तब हम कर लेंगे, बाकी हमें यहाँ पे सारा का सारा देख के लिखना है। आप भी लिखिए, बिल्डिंग डेटर के सामने आपको 68,000 लिखना है बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला, क्योंकि जो प्रोविजन है मैंने अलग से 8,000 रुपये यहाँ लिख दिया है। और लास्ट में है अगला बिल रिसीवेबल का अमाउंट है आपका 40,000 रुपये। कैश एट बैंक की हमने ऑलरेडी एंट्री कर लिया, बैलेंस बीडी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो क्या है आपका लॉस एक प्रकार से। क्या आप उसको सेल करके पैसा कमा सकते हो? आपने एक बार एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया था पैसा, क्या वो पैसा रिकवरी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, लॉस है ना। तो वो लॉस पार्टनर बियर करेंगे ना, तो पार्टनर से पैसा लेना होता है, तो डेबिट साइड। मैंने बताया था कि तीन एसेट्स को छोड़ के, कैश बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स। कैश बैंक तो बैंक अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा, और जो फिक्टिशियस एसेट्स होता है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। और अगर करंट अकाउंट है यानी कैपिटल फिक्स्ड है, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स किस में जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट है, उसका नाम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। कितने रुपए का है लॉस? 16,000 रुपये। रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वल बांट देंगे दोनों पार्टनर में, 8,000 8,000। ये कंप्लीट हो गया है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अब कुछ भी नहीं रहता, जो था हमने सबकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग कर दी है। बैलेंस शीट पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करके यहाँ लिखना है, इसका टोटल करके इधर लिखना है। लिखिए 4,44,000 रुपये एसेट्स का, लायबिलिटी का 3,04,000 टोटल आ गया। अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट देखना है। तो एडजस्टमेंट में इसमें 9 एडजस्टमेंट दे रखा है, 9 एडजस्टमेंट करते ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो बीकॉम लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, ये सिंपल डिसोल्यूशन के बहुत रेयर आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 12th लेवल तक आता है। तो देख लीजिए, there was a bill for rupees 4,000 under discount. The bill was received from Z. The firm was dissolved on 31st March 2016 and the following transaction took place. मतलब कि 4,000 रुपये का देखिए आपको कहीं से बिल मिला था, और कहीं का मतलब जेड से मिला था। वो बिल आपने डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से, मतलब मुझे जेड से बिल मिला, मुझे पैसे की जरूरत थी, वो बिल मैं बैंक के पास लेके गया, बैंक को बोला भैया ये जेड से आप पैसा ले लेना, मुझे कुछ डिस्काउंट पे पैसा दे दो, मुझे कम दे दो, तो मैंने ले लिया था। अब जेड का नीचे कुछ कहानी लिखा है क्वेश्चन में, तो ये एक प्रकार से कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्या है ये? कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप सोचिए ना, मुझे जेड से बिल मिला था, ये बिल मैंने बैंक को दे दिया, बैंक से पैसा ले लिया। अगर जेड पैसा दे देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर अगर जेड ने पैसा नहीं दिया तो बैंक वाला मुझे पकड़ेगा या जेड को पकड़ेगा? ये बताइए। मुझे पकड़ेगा ना। तो अगर जेड दे देता है तो मेरे लिए कोई लायबिलिटी नहीं, और नहीं देता है तो लायबिलिटी, यानी कि मुझे बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह के लायबिलिटी को कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या ये लायबिलिटी अराइज होता है या नहीं। अगर जेड ने पे कर दिया होगा तो देख के स्माइल करना है, और अगर नहीं किया तो देखते हैं क्या होगा। आगे लिखा है ए अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। ए ने कहा है मैं अपने वाइफ का लोन तो मैं ही पेमेंट करूंगा। जैसा कि हमने सीखा कि लायबिलिटी की पोस्टिंग हमने क्रेडिट साइड करी है, तो उसका पेमेंट किधर करेंगे? डेबिट साइड। इसका जर्नल एंट्री मैं इस क्वेश्चन के बाद में आपको बताऊंगा, या अगर मैं बताऊं यहीं पे लॉजिक, तो जैसे ये लायबिलिटी है तो ये लायबिलिटी का मैंने कैसे पेमेंट किया? एस लोन। वैसे ही अगर मिसिज एस लोन है तो मिसिज एस लोन का आपके लिए लायबिलिटी है तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो। तो टू क्या बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, पर यहाँ पे हमने इसको पोस्ट कर दिया है किसके थ्रू? रियलाइजेशन के थ्रू। तो ये अगर पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री होना चाहिए था एक्चुअल में। मैं अभी बताऊंगा ये कंप्लीट होने के बाद कि यही इफेक्ट आएगा। इस रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्टिंग करने का इम्पैक्ट क्या आया है, एक्चुअल में यही वाला आएगा। अभी मैं बताता हूँ इसको क्वेश्चन को खत्म करने पर।
तो सबसे पहले हम इसको पेमेंट करने की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, पर ए ने टेक कर लिया है तो लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए। मैंने जैसे कि बताया कि क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो जितना यहाँ लायबिलिटी है उतना ही पेमेंट करना, ईमानदार बनना है। आगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, डेटर रियलाइज ₹48,000। तो डेटर रियलाइज का मतलब आप बेच रहे हो, तो बेच रहे हो तो बेचने की एंट्री होगी बाई बैंक के थ्रू, और क्योंकि एसेट्स बिक रहा है तो पोस्टिंग इधर, बेचने की एंट्री इधर होगा। क्या बिक रहा है, डेटर कितने में बिक रहा है, बस वो अमाउंट देखना है, ज्यादा या कम नहीं देखना है, घाटा फायदा नहीं देखना है। वो घाटा फायदा इस अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा, मैं जर्नल एंट्री के थ्रू मैं बता दूंगा। तो हमेशा याद रखना कि आपको जितना वैल्यू एडजस्टमेंट में लिखा है कि कितने में रियलाइज हो रहा है, सिर्फ वो वैल्यू देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। आगे लिखा है बी टुक अवे ऑल द इन्वेस्टमेंट एट 48,000। बी ने इन्वेस्टमेंट टेक कर लिया है, तो अभी बी का ये अब अलग बाद में लिख लेंगे। पहले क्योंकि हमने बैंक लिख लिया है तो जो एसेट्स हम डायरेक्टली बेच रहे हैं उसकी एंट्री पहले कर लेते हैं। तो अगला एडजस्टमेंट में लिखा है अदर एसेट्स रियलाइज एज फॉलो, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, बिल्डिंग, गुडविल, ये सारे बिक रहे हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पे पोस्ट कर लीजिए प्लांट एंड मशीनरी। 3,52,000 आपका बैंक आ गया। अब आगे हमें क्या करना है क्वेश्चन में, आगे आपका उससे ऊपर लिखा था कि बी टुक कर रहा है इन्वेस्टमेंट, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए बाई बीस कैपिटल अकाउंट। क्या लिख लेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट टेक किया है, कितने रुपए में टेक किया है, ध्यान से देखिए 48,000 रुपए का सारा इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया है, बी ने ले लिया है। और एडजस्टमेंट नंबर 5 देखिए, ए एक्सेप्टेड स्टॉक एट ₹32,000, यानी जो स्टॉक था वो स्टॉक को ए ने ले लिया है। एंड बी टुक ओवर बिल रिसीवेबल एट 20% डिस्काउंट, और बी ने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या ले लिया है, बिल रिसीवेबल भी ले लिया है। कितने रुपए का बिल रिसीवेबल था, 40,000 रुपए का। कितने परसेंट के डिस्काउंट पे, 20%। तो 40,000 का 20% होता है 8,000, घटा दोगे तो 32,000 रुपए में बी ने टेक कर लिया है। तो ये आपका आ जाएगा 80,000 रुपए का टोटल बी ने एसेट्स टेक किया है। और ए ने क्या टेक किया है, एस कैपिटल अकाउंट, ए ने भी स्टॉक टेक किया है। कितने रुपए में स्टॉक टेक किया है, स्टॉक टेकन बाई 32,000। तो ये आपका एसेट्स टेकन ओवर सारा कंप्लीट हो गया है। क्या और बाकी एसेट्स के बारे में कुछ बोला है, अगर यहाँ पे आपने कोई एसेट्स लिखा है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में जिस एसेट्स के बारे में कुछ ना बोला हो एडजस्टमेंट में, हम मान लेंगे कि वो नहीं बिका, सेल नहीं हो पाया। और सेल नहीं हो पाया तो देख के स्माइल करना है बस। हमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ उन्हीं एसेट्स को लिखना है जो एडजस्टमेंट में जिसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो। कितने में सेल हो रहा है, जितने में सेल हो रहा है या जितने में पार्टनर टेक कर रहा है, सिर्फ वही वैल्यू लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे लिखा है जेड प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। ओहो हो, यानी कि ऊपर देखिए 4,000 रुपए का बिल मुझे जेड से मिला था, और वो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, और डिस्काउंट करवा लिया था तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी था कि अगर जेड दे देता तो मेरे को पे नहीं करना पड़ता। जेड इंसॉल्वेंट हो गया, वो देने लायक नहीं है, नहीं दे रहा है। बोला है कि जितना पैसा लिया ना उसके बदले में सिर्फ 25% दे रहा है, उसका किडनी उडनी सब बेचने के बाद। तो हमने जेड से कितना पैसा, कितने का बिल मिला था, 4,000। 4,000 का 25% करेंगे तो आपका 1,000 रुपये आएगा। इसका मतलब सिर्फ कितना रुपए रिसीव हो रहा है उससे, 1,000 रुपये। और मुझे बैंक को कितना देना पड़ेगा, 4,000। तो देना पड़ेगा बैंक को, तो टू बैंक पेमेंट करना पड़ेगा। किसके बदले में, बिल के बदले में। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था। कितने रुपए, पूरा का पूरा 4,000 रुपये देना पड़ेगा मुझे तो बैंक को। मेरे लिए पूरा 4,000 का नुकसान है। पर आया कितना, जेड से जो मुझे मिला है वो सिर्फ 1,000 रुपये मिला है। और ये 1,000 का लॉजिक मैंने यहाँ बता दिया कि 4,000 में 25% के बदले पैसा दे रहा है 1,000। तो ये भी खेल खत्म हो गया है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, देयर वॉज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹20,000 विच वॉज सरेंडर फॉर ₹5,000। यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 रुपये का था, जिसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपये। तो 5,000 में बिक रहा है एक प्रकार से, तो सरेंडर वैल्यू को हमको ले लेना है। यानी कि यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट
ये आपका अन रिकॉर्ड एसेट था, क्योंकि आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किए थे ना। मैंने क्या बताया कि कोई भी बैलेंस शीट में एसेट्स है लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं किए उसको अनरिकॉर्डेड कहते हैं। उसको अगर बेचना है, क्योंकि ये लायबिलिटी को बेच रहे हो, सरेंडर मतलब एक प्रकार से बेचना है, तो डायरेक्टली बेचने की एंट्री, कोई लायबिलिटी है तो डायरेक्ट पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब पता होगा आपको कि जितने भी पार्टनर सब आपस में एक पॉलिसी बनाते हैं ज्वाइंट में, तो वही पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू होती है वो आपका सेल प्राइस माना जाएगा। आगे लिखा है एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ₹2000 फॉर रिपेयर वाज पेड ऑफ एंड क्रेडिटर वाज सेटल एट 5% डिस्काउंट। कमाल है, यानी कि 2000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, ये भी आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसका भी आप पेमेंट करने की एंट्री करेंगे डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितने रुपए का है? 2000 रुपए का। तो ये 2000 रुपए का आप बिल पेमेंट करेंगे। और क्रेडिटर कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। तो क्रेडिटर का आप पेमेंट कर रहे हो कितने रुपए के डिस्काउंट पे? 5%। तो बताइए 1 लाख रुपए में अगर 5% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 95,000 आ जाएगा। और क्या लिखा है? नीचे लिखा है रिलाइजेशन एक्सपेंसेज ₹8,000। रिलाइजेशन एक्सपेंस भी आपके लिए फर्म के लिए लॉस होता है ना, तो कितने रुपए है? 8,000 रुपए। क्या कोई ऐसा लायबिलिटी जो आपने यहाँ पोस्ट किए हो और पेमेंट में कुछ ना किया गया हो, ऐसा है क्या? देखिए मिसिज ए से लोन जो है वो ए ने टेक कर लिया था, क्रेडिटर का हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया 5%। बिल्स पेबल के बारे में हमने अभी तक के क्वेश्चन में कहीं नहीं देखा है, तो जो बिल्स पेबल है आपको क्या करना है? ईमानदार बनना है। और कितने रुपए का बिल्स पेबल है? 60,000 रुपए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बिल्स पेबल 60,000 रुपए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड बताया, स्पेसिफिक रिजर्व सिर्फ पोस्ट करना, पेमेंट नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या इसके बारे में ये स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको भी सिर्फ यही पोस्ट करना, पेमेंट नहीं, सिंगल इफेक्ट। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड मैंने बताया एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसको यहाँ पोस्ट भी करना है, पेमेंट करना, जैसे कि क्रेडिटर का की हो 2,09,800। ये आपका कंप्लीट हो गया सारे के सारे एडजस्टमेंट। क्या कोई एडजस्टमेंट छूटा तो नहीं है? कोई एडजस्टमेंट नहीं छूटा है, आपका ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में पास जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो ये लेजर अकाउंट में मैंने रिलेशन अकाउंट तो आपको बता दिया है, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी अभी हम सीख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा जर्नल एंट्री का ट्रिक कि जर्नल एंट्री कैसे होता है। आप टोटल करिए कि क्रेडिट साइड का अगर ज्यादा है तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो आपका आ जाएगा लॉस। जल्दी से टोटल करिए कितना आ रहा है? 7,74,000 रुपए क्रेडिट साइड का आ रहा है। इस 7,74,000 रुपए में से डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 337,800। तो ये घटाने पे आपका आ जाएगा, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी। दो पार्टनर है ना, तो दोनों के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना रुपए आ रहा है घटाने पे? घटाने पे आ रहा है आपका 36,200। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो इक्वल बांट देंगे। इक्वल कितना आ रहा है आपका? 18,100 और 18,100। ये आपका रिलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, और इसी को नकल मार के आपको कैपिटल अकाउंट और बैलेंस बैंक अकाउंट में लिख देना है, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्या करना है? ढूंढना है आपको, इसमें जहां भी आपको कैपिटल दिख रहा है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो बैंक दिख रहा है वो बैंक अकाउंट में जाएगा। और आपको मालूम है जैसे कि एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में जाता है तो क्रॉस जाता है, मतलब डेबिट में अगर है तो दूसरे अकाउंट में जाके क्रेडिट में जाएगा, और अगर क्रेडिट में है तो डेबिट में। सबसे पहले हम कैपिटल की बात करते हैं। इसमें देखिए ए का कैपिटल है यहाँ पर, और कहाँ है? और नहीं है, सीधा प्रॉफिट का है। तो ए का कैपिटल डेबिट में है रिलाइजेशन में, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिलाइजेशन अकाउंट। और किसके कॉलम में लिख देंगे? ए के कॉलम में। कितना रुपए है? 80,000 रुपए। अब देखना है क्या इसमें कोई कैपिटल अकाउंट है किसी का? देखिए देखिए ध्यान से, ये है आपका बी का और यहाँ पे है आपका ए का, तो दोनों क्रेडिट साइड है, तो किधर आएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और क्या लिखेंगे? रिलाइजेशन अकाउंट। आप दो बार रिलेशन करके लिख सकते हैं, या एक ही बार लिख दीजिए। बी के कॉलम में 80,000 रुपए और ए के कॉलम में 32 है। ये 80,000 रुपए यहाँ आएगा और 32,000 रुपए जो है ए के कॉलम में आएगा।
कमाल है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब बैंक अकाउंट में देखना है। बैंक देखिए यहाँ पे बैंक डेबिट साइड में ये है और ये है, इसका मतलब ये वाला बैंक का टोटल आएगा और ये डेबिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई कौन से अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट 2,09,800। यहाँ पे देखिए क्योंकि बैंक आपने 2 बार अलग अलग करके लिखे हो तो आप यहाँ भी 2 बार अलग अलग करके लिखेंगे। अब इधर देखिए यहाँ पे आपका बैंक आपने लिखे हो, एक तो ये है और दूसरा बैंक आपने 2 बार और लिखे हो, ये 1005 है तो 3 बार आप ये क्रेडिट में है ना तो डेबिट साइड में लिख दीजिए 3 बार अलग अलग रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एसेट्स सोल्ड या जो भी एसेट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। ये हमारा कंप्लीट हो गया बैंक का भी पोस्टिंग। अब एक रह गया ये कैपिटल, देखिए डेबिट साइड में है ना तो डेबिट से क्रेडिट में जाएगा, ये प्रॉफिट है ना तो इधर लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रॉफिट। कितना कितना है 16,100, 18,100 और 18,100। तो ये कैपिटल में भी पोस्टिंग। अब देखना है कि कैपिटल अकाउंट में अगर आपका क्रेडिट जिधर भी कम पड़ेगा आप बैंक लिख देना बैलेंस शीट फिगर। पहले कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट फिगर बैलेंस सीडी लिखा करते थे, अब क्योंकि आगे फर्म को कंटिन्यू करना ही नहीं है तो जब कंटिन्यू करना नहीं है तो कैपिटल का बैलेंस शीट में बनाते थे। बैलेंस शीट को तो हमने खत्म कर दिया तो अब नया कोई बैलेंस शीट है ही नहीं, तो जो भी बैलेंस शीट फिगर होगा वो बैंक लिखेंगे। मतलब क्या कि क्रेडिट साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड में बैलेंस शीट फिगर क्या लिखेंगे, टू बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर का जो हिस्सा था वो पैसा लेके घर चले जाएंगे, और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आता है तो इसका मतलब पार्टनर का हिस्सा का जो पैसा होगा वो पार्टनर को लेके आना पड़ेगा। तो आप टोटल कर लीजिए किधर का ज्यादा आ रहा है, 14,100 आ गया बी का। ठीक है, ए का टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा, घटाने पे ही आपका बैलेंस फिगर आ गया, बी का भी बैलेंस फिगर इधर ही आ रहा है। अब ये बैंक फिर से बैंक आ गया, कहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट में। डेबिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा और नाम क्या लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट से आ रहा है ना तो किसके किसके, ए का और बाई बी। तो आप पूरा यहाँ पे लिख देंगे ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा, 1,42,100 और 14,100। अब ये बैंक का जब टोटल करेंगे तो बराबर आना चाहिए, क्योंकि जितना आपके पास अवेलेबल पैसा होगा उतना ही तो मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हो ना। क्या उससे ज्यादा पेमेंट कर सकते हो, नहीं ना। तो जब ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हो तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो आप टोटल कर लीजिए, बराबर आ जाएगा। 4,10,000 रुपए से आपका बैंक अकाउंट टैली कर जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने लेजर पोस्टिंग तो कंप्लीट कर लिया है, इसका मैं जर्नल भी बता दे रहा हूं इसी में। तो आप जर्नल कैसे करना चाहें कैसे करते हैं, तो देखिए अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में है ना तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू में जितने भी एसेट्स हैं उन सबका नाम लिख दीजिए। क्या है, 2 गुडविल है, 2 आपका बिल्डिंग है। इस तरह से आप लिख लेंगे सारा का सारा, यानी कि जितने भी एसेट्स है सारा का लिखेंगे और टोटल यही आएगा। कितना आएगा, 4,44,000। यहाँ पे आप 4,44,000 रुपये लिख देंगे और इन सब के आगे आप ये लिख देंगे, तो ये आपका जर्नल एंट्री आसानी से हो जाएगा। वैसे ही अगला एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटी पोस्टिंग करने का। तो आपने हेडिंग लिखी हो ना सन्ड्री लायबिलिटी, तो आपको यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटी हेडिंग लिखने की जगह आप रियलाइजेशन में पोस्ट कर रहे हो क्रेडिट साइड ना, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। डेबिट ये सारे का नाम लिखेंगे, क्या क्या नाम लिखेंगे, क्रेडिटर। ये अमाउंट जितना है आप एज इट इज लिख लेंगे और ये ऐसे करके लिख के आखिर में 2 रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे। तो ये रियलाइजेशन में यही अमाउंट आएगा 3,04,000, ये सारा का डेबिट लिख के। तो ये इसी तरह से जर्नल एंट्री किया जाता है, जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप पेमेंट कर रहे, बेचने की एंट्री, बेचने का क्या होगा, आपका बैंक क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन में तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा आपका बैंक, क्योंकि जिस अकाउंट में है वो क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट हुआ होगा वो अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा उसके अपोजिट का नाम। ये आपने सुने हो। अब जैसे कोई पार्टनर है, पार्टनर ने टेक किया है तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड है ना तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा और डेबिट में
किसका नाम, एस कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। कमाल है ना। तो जर्नल एंट्री के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जर्नल रिजर्व है, तो जर्नल रिजर्व को डायरेक्ट हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजा था ना, तो इसकी एंट्री अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे, आप खुद देखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू ए टू बी, आगे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। और डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका जर्नल रिजर्व, डेबिट हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यही अमाउंट आप बांट देंगे। कमाल है। तो ये जर्नल एंट्री भी, तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री पूरे क्वेश्चन का कर सकते हैं। आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप पहले लेजर अकाउंट बना लेंगे और उसके बाद आपको जर्नल एंट्री कर लेना है। अच्छा, मन में ख्याल आ रहा होगा सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है एग्जाम में, तो आप ये लेजर से बनाने के लिए बोले, टाइम वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बोला है क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो आपको रिलेशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, वर्किंग नोट में सही। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रिलेशन अकाउंट आप नहीं बनाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इस रिलेशन पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि जैसे इसमें क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट घटाया, तभी तो आपको पता चला ना कि 36,200 का प्रॉफिट है। और इसका एंट्री क्या हुआ है, इसका एंट्री तो आपने यही की हो ना, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री करने के लिए आपको रिलेशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सबसे आसान रास्ते से बताया है कि बस ये रिलेशन अकाउंट बनाना सीख लो। इतना सारा एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में नहीं आता, कम पूछे जाते हैं, ये बेसिक लेवल का, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, तो मैंने करा दिया ये क्वेश्चन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन 2 में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि अभी हम पहली बार कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम कोशिश करेंगे 15 मिनट में खत्म करने की, आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, मतलब ये कि कैपिटल फिक्स्ड है, और जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो रिलेशन अकाउंट में हम जो भी एसेट्स या लायबिलिटी पोस्ट करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस या जो भी एसेट्स या लायबिलिटी अगर पार्टनर टेक करता था, वो सब कुछ अब करंट अकाउंट में जाता था। यानी अभी पिछले क्वेश्चन में जो कुछ भी हमने कैपिटल में लिखना सीखा था, वो सब कुछ अब करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। इसका मतलब जब करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो क्लोज करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना करंट अकाउंट का, वो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ट्रांसफर करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस आएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2, यानी इस क्वेश्चन में 5:3:2 रेशियो दे दिया है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म हुज बैलेंस शीट इज गिवन बिलो, यानी कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल दे रखा है एबीसी का, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है एबी का, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ट्रेड क्रेडिटर दे रखा है। तो कैपिटल दे रखा है, तो सबसे पहले आप कैपिटल में बैलेंस बीडी लिख लीजिए। ए का है 2 लाख रुपए, बी का है आपका 1,50,000 रुपए, और सी का भी है 1,50,000 रुपए। और करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस है तो उसका भी आप बैलेंस, ये करंट अकाउंट में बैलेंस बीडी लिख देंगे। कितना कितना रुपए है आपका, ए का है 30,000 और बी का है 20,000। सी का नहीं दे रखा, सी का ध्यान से देखिए, एसेट साइड में लिखा है, तो एसेट साइड में अगर बैलेंस लिखा है, एसेट्स का मतलब क्या होता है, डेबिट, तो यानी कि सी का डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपए, ध्यान देना। और आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हम कैपिटल अकाउंट में लिखना सीखे थे, आप कहाँ भेजेंगे, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस रेशो में बांटेंगे, 5:3:2 में। तो आप बांटिए 5:3:2 में 50,000 रुपए को 5:3:2 में, ये 10,000, ये तीनों को हमने बांट दिया 50,000 रुपए को। और आखिर में आगे लिखा है ट्रेड क्रेडिटर, यानी कि बैलेंस शीट में जो हम यहाँ पे लायबिलिटी लिखते थे, वो लायबिलिटी में सिर्फ एक ही लायबिलिटी है जो यहाँ पोस्ट करना है, क्रेडिटर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी पोस्ट करने के लिए है ही नहीं। क्रेडिटर है आपका 70,000 रुपये बस। तो यहाँ पे आपको सन्ड्री लायबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है। तो
लायबिलिटी खत्म। अब एसेट साइड में देखिए बैंक दे रखा सबसे पहले 70,000 रुपये, तो बैंक आपका कहाँ पे जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में आएगा 50,000 रुपये बैलेंस, सॉरी 70,000 रुपये है बैंक का, 70,000 रुपये आपका बैलेंस है। तो और आगे क्या लिखा है, डेटर स्टॉक, ये सारे के सारे एसेट्स कहाँ पे चला जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप लिख लीजिए टू डेटर बिल्डिंग 3,20,000 है, इसका आप टोटल कर लेंगे, टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है 5,90,000। ये सारे एसेट्स का टोटल करने पे आपका आ गया 5,90,000, यानी कि हमने एसेट साइड भी खत्म कर लिया है। अब कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में है। एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। आगे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी फुल्ली बोर्न बाय ए फॉर विच ही इज टू गेट अ क्रेडिट ऑफ ₹10,000। इसका आपको अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड अगर एक्सपेंस ट्रीटमेंट जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट हो सकता है उन सब का मैंने डिटेल से उस वीडियो में बताया है। तो आप अगर चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, अगर नहीं देखेंगे तब भी आप बीकॉम लेवल पे मैं इसका ट्रीटमेंट एक लाइन में मैं बता दे रहा हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर्म के लिए हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो एंट्री होना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि फर्म के पास से पैसा जाएगा तो टू बैंक। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस का यही एंट्री किया कि रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में टू बैंक हमने लिख दिया था। बट कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि पार्टनर को हम एक अमाउंट फिक्स दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई जो भी एक्सपेंस होगा ना तेरे को बियर करना है। तो यहाँ पे हमने ए को जिम्मेदारी दे दी है, ए ने कहा कि मैं सारा खर्चा बियर करूंगा रियलाइजेशन के एक्सपेंस के बदले में मुझे 10,000 रुपये दे दो। तो हमने यानी फर्म ने जितना रुपए ए को दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करने के लिए, फर्म के लिए उतना ही एक्सपेंस माना जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में जर्नल एंट्री जो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू फर्म के लिए खर्चा सिर्फ 10,000 रुपये, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। टू ए को कितना रुपए फर्म ने दिया है 10,000 रुपये, तो यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, करंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है 10,000 रुपये। ये एंट्री हो गया। और आगे लिखा है क्वेश्चन में एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फर्म बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू ₹12,000। अब एक्चुअल एक्सपेंस जो 12,000 रुपये है अभी किसकी जिम्मेदारी है, ए की, फर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ए को हमने इतना दे दिया तो इतना ही एंट्री होना चाहिए था। अगर ये आगे लाइन में कुछ ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता एक्चुअल एक्सपेंस 12,000, तो उसको देख के स्माइल करना। क्यों, क्योंकि हमने इसको दे दिया है, अब ए पे करेगा, अपने जेब से पे करे, कैसे भी करे, फर्म का उससे कोई लेना देना नहीं। पर सवाल है कि ए के हिस्से का पैसा किसने पे कर दिया, फर्म ने। तो फर्म ने पे कर दिया है तो फर्म के लिए पैसा गया, तो पैसा गया, कितना रुपए गया, 12,000 रुपये। अब बताओ फर्म के 12,000 रुपये चले गए तो क्या फर्म छोड़ देगा, किससे वसूलेगा 12,000 रुपये, ए से, क्योंकि ए को कमीशन दिया था ना, चल भाई 12,000 रुपये तू भर। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, डेबिट हो जाएगा एस करंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपये, 12,000 रुपये। अगर ये एक्चुअल एक्सपेंस ए पे करता तो उसका कोई एंट्री नहीं करते, सिर्फ यही एंट्री। बट इस क्वेश्चन में दो एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा ना टू एस करंट अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे टू एस करंट अकाउंट, कितना रुपए है, 10,000 रुपये है। और दूसरा एंट्री देखो, ए करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड में ए के करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपए, 10,000 रुपये लिख देंगे। दूसरे एंट्री में ए करंट अकाउंट डेबिट हो रहा ना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे उसके अपोजिट का नाम टू बैंक अकाउंट, कितना रुपए है, 12,000 रुपये। और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड बैंक में लिखेंगे बाय एस करंट अकाउंट, 12,000 रुपये। ये आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, बी टूक ओवर स्टॉक फॉर ₹55,000 एंड सी टूक ओवर बिल्डिंग फॉर ₹4 लाख, यानी बी ने टेक कर लिया है एसेट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 करंट अकाउंट लिखेंगे, कितने रुपए है, स्टॉक टेकन किया है 55,000 रुपये में। और सी ने भी कुछ टेक कर लिया है, तो क्या लिख देंगे, सीज करंट अकाउंट, और सीज करंट अकाउंट में
क्या टेक किया है? सी ने बिल्डिंग टेक कर लिया 4 लाख रुपए में। मैंने बताया जैसे कि बिल्डिंग टेकन है, कम या ज्यादा वैल्यू नहीं देखना है। बिल्डिंग की वैल्यू 320 था, 4 जितना एडजस्टमेंट में लिखा सिर्फ वही देखना है बस। घाटा फायदा के लिए आप दिमाग नहीं चलाना है आपको। आगे लिखा है अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो, यानी रियलाइज मतलब बाकी एसेट्स बिक रहे हैं, तो बिक रहे हैं तो बैंक के थ्रू बिक रहे हैं। बाकी एसेट्स क्या क्या बिक रहे हैं? डेटर बिक रहा है 48,000 रुपये में, फर्नीचर बिक रहा है आपका 17,000 रुपये में, और आपका मशीनरी बिक रही है 80,000 रुपये में। ये एसेट्स बिक गया। क्या और कोई इंफॉर्मेशन दे रखा है? आगे लिखा पेटेंट डिड नॉट रियलाइज, पेटेंट की वैल्यू देखो कितने रुपए था? 35,000 रुपये। नॉट रियलाइज मतलब नहीं बिक पाया, तो नहीं बिक पाया, भूल जाओ तो भूल जाना। ट्रेड क्रेडिटर वर सेटल इन फुल बाई पेइंग देम 65,000, यानी क्रेडिटर जो हमारा था 70,000 रुपये, उसको बोले भाई 65,000 रुपये लो और छोड़ दो, तो 65,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को। लिख देंगे ब्रैकेट में, क्रेडिटर को पे कर दिया कितना? 65। हिसाब बराबर। अगर एडजस्टमेंट में ना लिखा होता तो कितना पेमेंट करते? जितना था उतना ही पेमेंट करते। ईमानदार बनना है, बोल दिया तो जितना बोला उतना ही पेमेंट करना है, इससे ज्यादा आपको लेना देना नहीं है। क्या कोई और लायबिलिटी था? नहीं है, तो खेल आपका यहीं पे खत्म हो गया। कमाल है। ये आप क्रेडिट और डेबिट का टोटल करिए और देखिए कि किधर का ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल करने पे 670, डेबिट का आया 6,65,000, घटाने पे 5,000 रुपये का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम रेशो में बांट देंगे 5-3-2 में, तो आपका आ जाएगा 2,500, 1,500 और 1,000 रुपये। रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब कैपिटल फिक्स्ड है, करंट अकाउंट का बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा कहाँ ट्रांसफर करोगे? करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले इधर क्या एक करंट अकाउंट है ना, जो लायबिलिटी रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड था ना, तो इसका हम इफेक्ट, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी करंट अकाउंट दिख रहा है करंट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, जो बैंक है बैंक अकाउंट में, और इसका खेल खत्म। तो ए का करंट अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यहाँ पे करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, ये तो ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके हैं ना, ये 10,000 रुपये की, तो इसका मतलब ये 10,000 रुपये की ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके हैं। अब सिर्फ किसकी एंट्री करनी है? करंट अकाउंट की एंट्री, ये प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री करनी है। तो ये प्रॉफिट है आपका कितने रुपए है? 2,500 रुपये ए का है, बी का 1,500 रुपये है, और सी का 1,000 रुपये है। तो ये एंट्री, क्या इधर कोई पार्टनर का नाम है? ये है बी का और सी का, तो लिख देंगे डेबिट साइड में क्या नाम लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ए के कॉलम में कितना? बी के कॉलम में 55,000 रुपये और सी के कॉलम में है 4 लाख रुपए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका टोटल करिए और बैलेंसिंग फिगर जिधर भी आएगा आप वहां लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। अगर इधर आता है तो यहाँ लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, अगर इधर आता है तो आप यहाँ लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो आप जल्दी से देखिए कि किधर का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, किसका? सी का टोटल तो क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, कितना आ रहा है? 3,99,000 रुपये। वैसे ही आप ए का कर लीजिए, ए का आ रहा है क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 67,500, इसमें से डेबिट का घटा देंगे 12,000 रुपये, तो आ जाएगा 55,500 ए का आ गया। अब बी का भी कर लेते हैं, बी का डेबिट का ही ज़्यादा है 55,000, तो 55,000 में से घटा देंगे, कितना है आपका घटाना? 20,000, 15,000 और 1,500, तो आ जाएगा 18,500। ये बैलेंसिंग फिगर। अब मालूम है कि जब कैपिटल अकाउंट लिखे बैलेंसिंग फिगर, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा टू करंट अकाउंट लिखेंगे दोनों साइड। अब ये क्रेडिट वाला है तो डेबिट साइड में किसका? बी का 18,500 और सी का है 3,99,000। और इधर कैपिटल आया डेबिट में तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? करंट अकाउंट। ए के कॉलम में लिख देंगे 55,500। अब इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। जिधर भी कम पड़े, अगर इधर है तो इधर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और इधर है तो आप इधर लिखेंगे बैंक बैलेंसिंग फिगर। ए का तो आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर 255 आ गया।
अब बी का 150 क्रेडिट का ज़्यादा है, 150 में से अगर आप घटा देंगे 18,500 तो 1,31,500, मतलब ये कितना पैसा उसका बनता है इतना घटा देंगे तो ये बी अपने घर इतना पैसा लेके चला जाएगा, ए अपने घर इतना लेके जाएगा। पर सी का देखिए, सी का डेबिट साइड का ज़्यादा है तो मतलब सी को इतना पैसा लाना था और सी के पास कितना पैसा है अवेलेबल, 3,99,000 में से अगर घटा देंगे 150 तो इसका मतलब 2,49,000। इसका मतलब अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के सी को कितना पैसा लेके आना पड़ेगा, 2,49,000 रुपये लेके आना पड़ेगा। तो अब ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक है कितना आपका 65,000 रुपये सिर्फ, तो क्रेडिट साइड में है आ जाएगा, आप लिख देंगे रिलायंस अकाउंट कितना रुपए 65,000। इधर कहीं बैंक है ये है 1,45,000 रुपये, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू रिलायंस अकाउंट 1,45,000। करंट अकाउंट में कोई बैंक का कोई खेल है ही नहीं, बैंक का खेल करंट अकाउंट में आपका 55,000 रुपये है, तो ये 12,000 रुपये वाला 12,000 रुपये का क्रेडिट साइड में लिख देंगे, किसके कॉलम में है, ए के कॉलम में, तो लिख देंगे ए करंट अकाउंट 12,000 रुपये। और इसमें बैंक डेबिट में है ए और बी का, तो लिख देंगे यहाँ पे ये बी है सी है बाई एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ए का बैलेंस फिगर है 2,55,500 और बी का है 1,31,500। इधर बैंक किसका है, टू सी का, तो लिख देंगे टू सी कैपिटल अकाउंट कितना रुपए है, 2,49,000। टोटल कर लीजिए बराबर आ जाएगा 4,64,000 से टैली करेगा। दोस्तों ये जो करंट अकाउंट का मैंने रिलायंस एक्सपेंस का जो ट्रीटमेंट बताया था, इसका मैंने बैंक अकाउंट में दो बार लिख दिया है। ये आपका 12,000 रुपये लिख दिया, ये 12,000, तो एक बार आप मिटा दीजिए, डबल एंट्री हो गया था, सिंगल होगा। ये 12,000 रुपये का दो बार मैंने एंट्री कर दिया था, उसकी वजह से ज़्यादा आ रहा था, तो ये आपका बैंक अकाउंट भी टैली हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैसे हम डिसोल्यूशन में रिलायंस अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट हम बनाते हैं। तो दोस्तों ये आपका डिसोल्यूशन का आज पहला लेक्चर था। अभी आपके लिए इंसॉल्वेंसी वाला केस आने वाला है, जब इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के बहुत सारे केस आने वाले हैं। यानी डिसोल्यूशन से रिलेटेड हर तरह के जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो मैं सब कुछ कराऊंगा। मैं अपने सारे के सारे ये असाइनमेंट के थ्रू कराऊंगा। असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन मैंने कई सारे किताबों को पढ़ने के बाद उसमें से मैंने और 10 ईयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने इसमें लिए हैं, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ करने की जरूरत ना पड़े। सब कुछ मेरा वीडियो देखिए, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बस खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। और अगर जर्नल एंट्री से रिलेटेड अगर आपको और डिटेल से जानना है तो उसके लिए आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। 1.5 घंटे का वीडियो है, 1.5 से पौने 2 घंटे का। आप उसको देखने के बाद रिलायंस एक्सपेंस से रिलेटेड जितना भी आप जर्नल एंट्री या ट्रीटमेंट होता है वो सब कुछ आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे तो। नहीं तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वो वीडियो देखने की, ठीक है। आप बाकी के 9 वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक मिल जाएगा या आप आगे देखते रहिए, बाकी 9 वीडियो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।